हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, एआर ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 2 में नंबर सिस्टम के प्री लेवल सीट के 14 से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि दी गई क्वेश्चंस का इकाई अंक क्या होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक छोटा सा स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब बेसिक्स नॉलेज ही होता है कि 5 फैक्टोरियल से लेकर n फैक्टोरियल तक जितने भी पद होते हैं, 5 फैक्टोरियल से लेकर n फैक्टोरियल तक जितने भी पद होते हैं, उन सभी के परिणाम का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि 62 फैक्टोरियल के परिणाम का इकाई अंक 0 होगा। 63, 64, 124 तक का, यानी इन सारे फैक्टोरियल की सीरीज में जितने भी पद है उन सब पदों के परिणाम का इकाई अंक 0 होगा। और 0 सभी से अगर मल्टीप्लाई होगा तो एक तरह से मैं कह सकता हूं 62 फैक्टोरियल से लेकर 124 फैक्टोरियल तक की जो सीरीज दी गई है उन सभी के परिणाम का जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। ध्यान रखिएगा, आंसर 0 नहीं होगा, जो आंसर होगा उसका इकाई अंक 0 होगा। तो 0 के बाद दहाई, सैकड़ा, हजार और भी अंक होंगे। अब इसमें से अपने को -1 करना है और -1 करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 0 आगे से दहाई लेके आएगा तो 0 के स्थान पे 10 हो जाएगा और 10 में से 1 अगर लेस होगा तो जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसका परिणाम का इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। और 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए सेम प्रोसेस है। आपसे पूछ रहा है परिणाम का इकाई अंक क्या होगा। देखिए आपको बेसिकली कुछ रूल्स पता होंगे, यानी कि कुछ साइक्लिसिटी होती है। इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 होता है तो उनके परिणाम का इकाई अंक सेम होता है। अगर इकाई अंक 4 या 9 होता है तो हम ये देखते हैं कि ऊपर सम घात है, विषम घात है। और इसके अलावा 2, 3, 7, 8 होता है तो उसके साइक्लिसिटी के लिए 4 साइक्लिसिटी होती है तो उसमें पावर में 4 का भाग देते हैं। कुछ वैसे इसमें रूल्स अपन यूज करेंगे। आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में दी गई संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या है? 9 है। और 9 वाले कंडीशन में हम ये देखते हैं कि दी गई संख्या के ऊपर जो पावर है वो सम या विषम है। यानी मैं कह सकता हूं कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 9 होता है और उसके ऊपर सम पावर होती है तो उसके परिणाम का इकाई अंक 1 होता है। और अगर विषम पावर होती है तो उसके परिणाम का इकाई अंक 9 होता है। बट इस क्वेश्चन में देखिए बेसिकली अपन ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पावर है वो पावर 543 की पावर 612 है। अगर ये 612 ना होता तो मैं डेफिनेटली कह सकता था कि दी गई संख्या के ऊपर पावर जो है वो 543 है और 543 विषम है, लेकिन 543 के ऊपर भी एक 612 पावर है। तो इस बात में थोड़ा सा डाउट रह पाएगा कि 543 के ऊपर 612 पावर को जब हम सोल्व करेंगे तो वो सम हुआ है, विषम होगा। तो इसका एक छोटा सा लॉजिक प्रोसेस है। वो लॉजिक ये है कि कोई भी संख्या अगर सम है और उस संख्या सम के ऊपर अगर सम पावर हो चाहे विषम पावर हो, उसका रिजल्ट हमेशा सम होगा। अब बेसिकली देखिएगा कोई भी संख्या अगर सम है तो उसके ऊपर सम पावर हो चाहे विषम पावर हो, उसका रिजल्ट ऑलवेज सम होगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या अगर विषम है तो उसके ऊपर अगर सम पावर है चाहे विषम पावर है, उसका रिजल्ट भी क्या होगा? विषम ही होगा। यानी सम के ऊपर कोई भी टाइप की पावर हो, सम विषम, रिजल्ट सम ही रहता है। विषम के ऊपर सम विषम कोई भी पावर हो, रिजल्ट विषम रहता है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 एक सम है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा। तो आप यहाँ पे एक बार देख पा रहे हैं 2 एक सम संख्या है जिसके ऊपर सम या विषम कोई भी पावर हो, रिजल्ट ऑलवेज हमारा है। ऐसे विषम के ऊपर सम या विषम कोई भी पावर हो, रिजल्ट हमेशा विषम ही आएगा। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि 543 के ऊपर 612 कोई भी पावर हो, यानी कि 612 सम या विषम हो, 543 की पावर 612 का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट ऑलवेज विषम ही रहेगा। अब अगर 543 की पावर 612 का रिजल्ट अगर विषम है तो मैं कह सकता हूं कि दी गई संख्या का इकाई अंक 9 है और 9 के ऊपर कोई विषम पावर है और 9 के ऊपर अगर विषम पावर होती है तो उसके परिणाम का इकाई अंक क्या होता है? 9 होता है। और 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए सेम प्रोसेस में आपसे वही परिणाम का इकाई अंक पूछ रहा है, बट ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में पावर में जो है वो पावर फैक्टोरियल में दी गई है। देखिए मैंने आपको बताया बेसिक्स 3 लॉजिक होता है। वो लॉजिक अपन डीपली डिस्कशन कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने बताया कि प्रैक्टिस सेशन है। तो उम्मीद है आपको लॉजिक्स वगैरह पता होंगे कि साइक्लिसिटी क्या होती है, 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी क्या है, 0, 1, 5 की साइक्लिसिटी क्या है और 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या है। अगर दी गई संख्या का इकाई अंक 3 है तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से होता है हम उनकी पावर में 4 का भाग देते हैं। 2 होगा उसकी पावर में भी 4 का भाग देंगे, लेकिन अगर 6 होता है इकाई अंक तो उसकी पावर में 4 का भाग देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिन संख्याओं का इकाई अंक 6 होता है उनके परिणाम का इकाई अंक भी
6 होता है। अब बेसिकली अपन यहाँ पे 513 फैक्टोरियल में हम 4 का भाग देंगे, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो 513 में ही 4 का भाग देते हैं। याद रखिएगा ये 513 नहीं है, 513 फैक्टोरियल है। तो इस क्वेश्चन में भी एक छोटा सा लॉजिकली प्रोसेस आप यूज करेंगे, यानी कि हर कोई स्टूडेंट इतना जल्दी आंसर दे नहीं पाएगा, और वो लॉजिकली प्रोसेस यही होता है कि 4 फैक्टोरियल से लेकर n फैक्टोरियल तक जितने भी पद होते हैं उन सभी पदों में, उन सभी संख्याओं में 4 का पूरा भाग जाता है। तो बेसिक आप 513 फैक्टोरियल में अगर 4 का भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा, और जिन संख्याओं में पूरा भाग जाता है उन संख्याओं में पावर हमेशा 4 ली जाती है, साइक्लिसिटी 4 होती है। तो इसका मतलब 513 फैक्टोरियल में 4 का भाग जाएंगे तो पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 लिखेंगे। इसी प्रकार प्लस 814 फैक्टोरियल में भी 4 का अगर भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ भी 2 की पावर 4 बनेगा। और यहाँ पे अगर इकाई अंक 6 है तो आप 4 का भाग भी दे सकते हैं, 6 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 6 भी लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 6 होता है उनके परिणाम का इकाई अंक भी 6 होता है। देखिए 3 की पावर 4 81 होता है, 81 का हमें इकाई अंक चाहिए तो ओनली इकाई अंकों का ही कैलकुलेशन करना है, तो 3 की पावर 4 81 होगा। 81 का इकाई अंक 1 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा, 16 का इकाई अंक 6 होगा और लास्ट में 6 होगा, तो 6 6 12 और 13, और 13 का इकाई अंक क्या होगा 3 होगा, और 3 क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंटों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आ पाई, काफी लोगों ने इसको कमेंट में डाला कि सर इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो पाएगा, एक्सप्लेनेशन दीजिएगा जो भी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक संख्या दे रखी है, और संख्या क्या एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूं 1A 2B 3C 5D C 6 7, एक मिनट, ओके 5D 6F और 7, उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, और इस संख्या में ये बोला जा रहा है कि 8 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो काफी लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आ पाई होगी, 8 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए एक लॉजिकली क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेनेशन प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक इस बात का दिमाग में रखेगा कि कोई भी विषम संख्या के स्क्वायर में अगर आप 8 का भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। कोई भी विषम संख्या के स्क्वायर में अगर 8 का भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा 1 आता है। चाहे इसका एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 है, विषम संख्या 1 और 1 का स्क्वायर 1 है, और 1 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से देखिए विषम संख्या 3 है और 3 के स्क्वायर का मान 9 होगा, और 9 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। इसी देखिए विषम संख्या 5 है, 5 का स्क्वायर 25 है, और 25 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। तो मतलब बेसिकली एक फिक्स प्रोसेस यहाँ पे होगा कि कोई भी अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या के स्क्वायर में अगर आप 8 का भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस संख्या का इकाई अंक 7 है, तो डेफिनेट आप कह सकते हैं कि एक विषम संख्या, और विषम संख्या के स्क्वायर में अगर आप 8 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बनेगा 1 बनेगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बेसिक से नेसेसरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले देखा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, बट ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अपडेटिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता आ रहा है। काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आंसर में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बट ये राइट आंसर है। तो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया होगा, उन्होंने डायरेक्ट 53 में 16 का भाग दिया और 16 × 48 शेषफल इसका 5 निकाला होगा, 5 ऑप्शन में मिला नहीं होगा। बट ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लॉजिकली प्रोसेस पढ़ते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पता होता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी संख्या में 119 का भाग दिया जाए तो शेषफल 53 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में अगर 16 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए 119 का अगर आप भाग दे रहे हैं तो 119 भाजक होगा, 53 शेषफल आ रहा है तो ये शेषफल होगा, लेकिन हमें भागफल नहीं पता। अगर मैं भागफल को एक बार के लिए के मान लूं तो भाजक, भागफल और शेषफल से हम भाज्य निकाल सकते हैं, और भाज्य निकालने के लिए आप भाजक को भागफल से गुणा करेंगे और शेषफल जोड़ेंगे। यानी मैं कह सकता हूं 119 का भाग देने पर अगर 53 शेषफल आता है तो वो संख्या 119 के प्लस 53 होगा। अब आपने बोला कि इसी संख्या में अगर 16 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए बेसिकली शेषफल थ्योरम वगैरह क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, उन क्वेश्चनों में आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं 119 के में 16 का भाग दूंगा तो 16 का भाग यहाँ पे 7 बार जाएगा, 16 यानी 112, और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल यहाँ पे जो बचेगा वो 7 बचेगा। बट ये जो 119 में आपने 16 का भाग देने पे 7 शेषफल बचा है, ये 7 शेषफल के से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे आप 53 में भी 16 का भाग दे सकते हैं, 16 × 48, शेषफल यहाँ पे 5 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो 7 के + 5 होगा। अब 7 के + 5 ऑप्शन में है नहीं, मतलब आपके पास इस क्वेश्चन में के की वैल्यू नहीं हो, और के की वैल्यू नहीं होने की वजह से इस क्वेश्चन का आप आंसर ज्ञात
नहीं कर सकते, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता होगा। मैं एक चीज से और आपको समझाता हूं, अगर इस क्वेश्चन में इस 119 की जगह 112 होता तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाते। 119 की जगह अगर 112 होता तो इस क्वेश्चन का प्रोसेस जो बनता, ये प्रोसेस आपका 112 k + 53 बनता, और उसके बाद इसमें 16 का भाग देते। अगर मैं 16 का भाग इसमें देता हूं तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और 112 में अगर 16 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 अगर शेष पर 0 बचेगा, और 0 अगर k से मल्टीप्लाई होगा और फिर 53 में भी 16 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो आप जानते हैं 112 में अगर 16 का भाग देने पे 0 शेष पर आ रहा है, और 0 के मान को अगर आप k से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 112 इंटू k जो होगा वो 16 का कोई मल्टीपल होगा, उसमें अगर 16 का भाग देने पे 0 शेष पर आएगा, तो 0 इंटू k + 5 के आधार पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे शेष पर क्या होगा, 5 होगा। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा नॉलेज मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन होता है और बहुत कम चांसेस में ऐसा क्वेश्चन बन पाता है। बट आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में इस चीज का जरूर फोकस कीजिएगा कि पहले वाला जो भाजक 119 है और दूसरा भाजक जो 16 है, तो पहले वाले भाजक में हमेशा दूसरे वाले भाजक का पूरा पूरा अगर डिवाइडेशन होगा तो आप क्वेश्चन का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा उत्तर ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन हाल ही में 2020 में CPSI के जो पेपर बने थे उन पेपर में क्वेश्चन आया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2x + y का होल क्यूब दे रखा है और आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में x² का गुणज क्या होगा। तो बेसिकली देखिए इस क्वेश्चन में आप सीधा सीधा प्रोसेस देख रहे हैं कि ये 2x + y के होल क्यूब में a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, जिसमें आप कह सकते हैं a³ a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो सबसे पहले आप a³ करेंगे, एट x³ होगा, प्लस b³ में y³ हो जाएगा, इसके अलावा प्लस 3ab 3a² का मतलब यहाँ पे 4x² होगा, फिर b हो जाएगा ऐसे, फिर आगे प्लस 3ab² y²। अगला स्टेप अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो एट x³ + y³ 4 × 12 12x² y + 6xy² होगा। तो ये इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन प्रोसेस हो गया। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x² का गुणज क्या है, तो आप देख रहे हैं पूरे क्वेश्चन में सिंगल पद x² का यहीं पर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर x² का अगर आप पद देखेंगे तो x² का गुणज क्या है, तो आप देख पा रहे हैं x² का गुणज यहाँ पे क्या दिख रहा है, 12y दिख रहा है, और 12y इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए भाजकता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए थे भाजकता से, और ये क्वेश्चन भी हाल ही पेपर में जो बने क्वेश्चंस में बने। तो भाजकता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में बनते हैं। तो ये क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि एक संख्या है 146*48 में स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या में 8 से विभाजित हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में वही प्रोसेस सेम है, मतलब 8 का भाग जा रहा है तो 8 का लॉजिक ये होता है, कोई भी संख्या में 8 का भाग तभी जाएगा जब उस संख्या के पहले 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा। अब बेसिकली अगर पहले 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्टार का जो मान चाहिए वो सबसे बड़ा मान चाहिए। आप एक बार थोड़ा ध्यान से इस बात को समझेगा कि अगर पहले 3 स्टार 4 में अगर 8 का भाग जाएगा तो 48 में तो ऑलरेडी 8 का भाग जा रहा है। अगर 48 में ऑलरेडी 8 का भाग जा रहा है तो मैं ये सोच सकता हूं माइंड पावर से कि स्टार के स्थान पे कोई ऐसा ही नंबर या ऐसा कोई डिजिट होगा जिसमें 8 का भाग जाएगा, और ऐसी स्थिति में या तो 0 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। यानी अगर आप स्टार के स्थान पे 0 या 8 रखेंगे तो 048 बनेगा, 0 रखने पे ये 048 बनेगा, और 048 में भी 8 का भाग जाएगा, और 8 रखने पे 848 बनेगा, 848 बनेगा तो भी इसमें 8 का भाग जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया स्टार का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो स्टार का सबसे बड़ा मान यहाँ पे 8 बन पाएगा, और 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी देखिए सेम प्रोसेस है, ये भी हाल ही पेपर में बने क्वेश्चंस का पॉइंट है। इसमें बोल रहा है कि यदि 6 अंकों वाली एक संख्या स्टार 3 5 6 2 4 में अगर 11 का पूरा भाग जाता है, और दूसरी संख्या 1 2 5 7 y 4 में अगर 72 का पूरा भाग जाता है, तो 5x - 2y का मान क्या होगा। तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें 11 का भाग जा रहा है और इसमें 72 का भाग जा रहा है। देखिए 11 का लॉजिक आपको पता है कि किसी भी संख्या में 11 का भाग तभी जाता है जब उस संख्या के अल्टरनेट 2 ग्रुप बनाया जाए, या फिर सम या विषम स्थान पे जो अंक होते हैं उनके अंकों के योगफल का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे अगर ग्रुप बनाऊंगा तो बेसिकली x के साथ 5 और 2 का ग्रुप बनेगा, और 3 के साथ 6 और 4 का ग्रुप बनेगा। या तो इन दोनों ग्रुपों के टोटल जो डिजिट्स हैं उनका सम इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 6 4 10 और 3 13 हो रहा है।
और दूसरे को अगर मैं ऐड करता हूं तो 5 और 2 7 और x हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं दूसरे वाले ग्रुप के अंकों का योगफल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी बराबर में 0 आ पाएगा। तो अगर इनका योगफल 13 हो रहा है तो उनका योगफल भी 13 होगा। अगर ये 5 और 2 7 हो रहा है तो इसका मतलब है x के स्थान पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर x के स्थान पे 6 होगा तभी उनका योगफल भी 13 होगा, इनका योगफल 13 होगा, तभी डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 आएगा तो 11 का भाग जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 बनेगा। ऐसे हम दूसरे वाले पद में से y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इस संख्या में 72 का पूरा भाग जा रहा है। लास्ट वाली क्लास में भी 72 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। 72 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसमें 8 का और 9 का भाग जाता है, यानी इस संख्या में 8 का भाग भी जाएगा और 9 का भाग भी जाएगा। अब आप जानते हैं कि 8 का भाग पहले 3 अंकों में देते हैं और 9 का भाग अंकों के योगफल में देता है। अगर इस क्वेश्चन में आप 8 से शुरुआत करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा, 9 से शुरुआत करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा इजी बन पाएगा, क्योंकि 8 के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि y के स्थान पे क्या हो सकता है, मल्टीपल प्रोसेस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 9 वाले से प्रोसेस शुरू करना थोड़ा इजी हो पाएगा कि अगर दी गई संख्या में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या के सभी अंकों का योगफल ऐसा है इसमें 9 का भाग जाएगा। देखिए एक शॉर्ट प्रोसेस भी होता है, अगर आप योगफल में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो जितने अंकों का योगफल 9 होता है उनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, तो बचा कितना, 1 बचा। अब बेसिकली आप ये जानते हैं कि 1 के साथ y में ऐसा कोई, यानी 1 और y का जो सम होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसमें 9 का भाग चला जाए, और 9 का भाग जाने की स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 8 होगा। y का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे 8 बनेगा। दोबारा फिर एक बार देखिएगा, 72 का भाग उसी में जाता है, इसमें 8 और 9 का भाग जाएगा। 8 का भाग पहले 3 अंकों में देता है और 9 का भाग अंकों के योगफल में देता है, तो आप दोनों में से कोई भी स्थिति से y का मान निकाल सकते हैं। लेकिन 8 का भाग अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो थोड़ा टिपिकल प्रोसेस बन पाएगा, 9 का प्रोसेस यहाँ पे इजी हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे 9 से शुरुआत की और 9 के लिए प्रोसेस ये है कि अंकों का योगफल ऐसा होना चाहिए इसमें 9 का भाग जाए। लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए जिनका योगफल 9 होता है उनको कैंसिल कर सकते हैं। 7 और 2 9, 5 और 4 9 हो गया। अब यहाँ पे 1 और y बचा है, और 1 और y की स्थिति में यहाँ पे 1 और y का योगफल ऐसा होना चाहिए इसमें 9 का भाग जाए, इसका मतलब y का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, 8 होगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, अगर y के स्थान में मैं 8 रखूंगा तो आखिरी के 3 अंक 784 बनेंगे, और 784 में 8 का भाग देंगे तो 8 9 बेहतर 8 × 64 भाग जा पाएगा। इसका मतलब y का मान 8 होगा और x का मान कितना होगा, 6 होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 5x - 2y का वैल्यू क्या होगा। तो x की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पे अगर आप 6 रखेंगे तो 6 पंजे 30 बनेगा, और y की वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 दूने 16 बनेगा, और अगर आप 30 में से 16 लेस करेंगे तो आंसर क्या बन पाएगा, 14 बनेगा, और 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन भी सेम भाजकता के नियम की प्रोसेस का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि संख्या 94*2357 में अगर 11 का पूरा भाग जाता है तो किस अंक से प्रतिस्थापित किया जाए, इन स्टार का मान क्या होना चाहिए। देखिए सेम कंडीशन अभी आपको बताया गया कि 11 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसके समस्थान और विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर 0 होना चाहिए, या फिर समस्थान विषम स्थान के अंकों के योगफल का मान बराबर होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का ग्रुप बनाएंगे तो 9 के साथ स्टार 3 और 7 बनेगा, और 4 के साथ 2 और 5 का ग्रुप बनेगा। देखिए इसमें 5 और 2 7 और 4 11 होगा, और इसमें 9 7 और 3 10 19 होगा, यानी एक ग्रुप तो बनेगा 19 प्लस स्टार, और दूसरा जो ग्रुप बनेगा वो 5 और 2 7 और 4 11 का ग्रुप बनेगा। अब इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 0 पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो 0 के बजाय यहाँ पे अंतर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अब आप देखिए पिछली फर्स्ट क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। अगर अंतर 11 होना चाहिए तो बेसिक आप कह सकते हैं कि अगर आप कितने में से 11 घटाने पे 11 बचेगा तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा, 22 होगा। अब इसका मान अगर 22 होगा तो 19 में कितना ऐड करने पे 22 बनेगा, तो इसका आंसर 3 होगा। इसमें स्टार का जो संभव मान होगा वो आपका 3 बन पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी हाल ही पेपर में क्वेश्चन बना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि x y z 3 ऐसे पूर्णांक है कि x प्लस y का मान 8 है, y प्लस z का मान 13 है, z प्लस x का मान 17 है। देखिए मैथ का सिलेबस अगर आप पढ़ते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने आता है। फिलहाल मेरे दिमाग में मेमोरी बन जाती है इस टाइप के क्वेश्चनों की। अगर किसी भी क्वेश्चन में 2-2 पदों का योगफल अगर दिया गया है तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो अगर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इन तीनों इक्वेशन को अगर ऐड किया जाएगा तो ये 2 कोष्टक x प्लस वाई होगा। समझ चुके होंगे इस बात को, क्योंकि हर एक संख्या 2 बार है, x 2 बार, y भी 2 बार, z 2 बार, तो 2x 2y 2z 2 कॉमन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 38 बनेगा, और 38 में अगर आप 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो 19 आएगा। देखिए मैं कह सकता हूँ कि 19 x y z तीनों का योगफल। तो यहाँ से आप x y z का सेपरेट मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको पता करना हो कि x का मान कितना होगा तो एक बार देखिएगा, x y z तीनों का योगफल 19 है और हमें x का वैल्यू चाहिए, तो आप इसमें से y और z का जो योगफल यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, यानी y और z का जो वैल्यू है कितना 13, वो लेस कर सकता है।
यानी कि एक्स वाई जेड तीनों का टोटल 19 है। अगर हमें एक्स का मान चाहिए तो वाई जेड का मान 13 है। अगर 19 में से 13 आप लेस करेंगे तो 19 में तो 13 लेस करने पे जो 6 बचेगा वो एक्स का मान होगा। सेम ऐसे इक्वेशन में आप वाई का और जेड का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वाई का मान चाहिए तो तीनों के टोटल 19 में से एक्स और जेड का जो सम एक्स और जेड का 17 होगा, तो 17 अगर यहाँ पे लेस करेंगे तो 19 माइनस 17 2 बचेगा। ऐसा देखिए अगर आप जेड का मान भी कैलकुलेट करेंगे तो जेड का मान कैलकुलेट करने के लिए 19 में से एक्स और वाई का मान लेस करेंगे। एक्स और वाई का मान 8 होगा, तो 19 में से 8 अगर लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो आपके पास एक्स वाई जेड का मान है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड का मान क्या होगा। देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे 6 है और आप 6 का वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। वाई जेड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई जेड का मतलब है 2 × 11 होगा। अब 2 × 11 को डिवाइडेशन अगर आप करेंगे तो 18/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए भाजकता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। यदि संख्या 1005x4 में अगर 8 का पूरा भाग जाता है तो इस x का सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। ये भी ध्यान रखने की बात है कि छोटा पूर्णांक आपसे पूछ रहे हैं। देखिए 8 का प्रोसेस अभी तक आपके दिमाग में बेटर क्लियर हो चुका होगा कि अगर दी गई संख्या में 8 का पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पहले 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में 5x4 है तो हमें बात पता है कि x के स्थान पे 0 से 9 तक का कोई डिजिट होगा, लेकिन काफी ज्यादा मान है 0 से 9 तक के डिजिट में। लेकिन एक बार थोड़ा अगर बेसिक अपन दिमाग लगाए कि 0 से 9 तक का कोई भी डिजिट मैं रखूंगा, उसके बाद उसमें जो भी 2 अंक की संख्या 5x के साथ बनेगी उसमें 8 का भाग दूंगा। 8 का भाग देने के बाद कोई शेषफल बचेगा और शेषफल जो भी बचेगा उसके आगे हम 4 उतारेंगे और 4 उतारने के बाद फिर से 8 का भाग देंगे और पूरा जाना चाहिए। तो आखिरी वाले पद में एक ऐसी संख्या बनेगी जिसका इकाई अंक 4 होगा और उसमें 8 का भाग जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई अंक 4 होता है उसमें 8 का भाग जाता है, वो 2 ही कंडीशन पॉसिबल कर पाती है, या तो 24 होगा या 64 होगा। लेकिन हमें अगर सबसे छोटा पूर्णांक चाहिए तो छोटे पूर्णांक के हिसाब से हमें बेस्ट ऑप्शन 24 का मिलता है। अब आप बेसिकली देखिएगा लास्ट में 24 कैसे मिल सकता है, यानी इसका मतलब है अगर मैं 5x में 8 का भाग दूंगा तो 8 6 का 48, 8 7 56 होगा। लेकिन अगर 8 7 56 होगा तो उसके लिए वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर आप 8 6 का 48 करेंगे, यानी 5x में अगर आप 8 का भाग देंगे तो 8 6 का 48, शेषफल 2 ही बचना चाहिए। इसका मतलब है कि इस x के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं x के स्थान पे 0 रखूंगा तो 8 6 का 48, शेषफल 2 बचेगा और 2 बचने के बाद आगे से 4 अगर मैं उतारूंगा तो 24 बनेगा और 8 3 24 होगा। इसका मतलब है x का मान 0 होगा। यहाँ पे देखिए x के और भी मान संभव हो सकता है, लेकिन मुझे एक संभव मान मिल चुका है x का मान 0। और आपने ये पूछा कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो बेशक 0 से कोई छोटा हो नहीं पाएगा, इसमें 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। उम्मीद करते समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ पाती है तो कमेंट में बता सकते हैं, फिर से रिविजन कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी हाल ही पेपर में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि एक संख्या n को 7 से विभाजित किया जाए तो यह शेष 2 देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शेष को शून्य देगा जब इसको 7 से विभाजित किया जाए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट ने देखते क्लिक कर दिया होगा क्योंकि माइंड का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन काफी दिक्कत भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक संख्या n को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो 2 शेषफल आता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि n को एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर 7 का भाग दिया जाए तो 2 शेषफल आएगा, तो 7 का जो भी मल्टीपल होगा उससे 2 ज्यादा होगा। तो आपसे फिर ये पूछ रहा है कि इनमें से ऑप्शन में जो दी गई इनमें से कौन सी एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा, शून्य आएगा, यानी पूरा भाग जाएगा। देखिए वैसे डायरेक्टली आप कह सकते हैं n-2 होगा, क्योंकि हमें कह सकते हैं कि n कोई ऐसी संख्या है इसमें 7 का भाग देने पर 2 शेषफल आता है। इसमें n 7 के कोई पूरे मल्टीपल से 2 ज्यादा है। अगर हम उस 2 को कम कर दिया जाए तो इसको n से 2 कम करने पे एक ऐसी संख्या ही प्राप्त होगी जिसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। फिर भी देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो मैं कोई एग्जाम्पल ले सकता हूँ। मान लीजिए हम कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसमें 7 का भाग देने पर 2 शेषफल आता है, तो 16 ले लेता है। अब 16 को हमने n मान लिया, तो 16 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा। अब हमें अगर पूरा भाग देना है तो पूरा भाग तो 14 में जाएगा, और 14 में 7 का भाग देने पर शेषफल शून्य आएगा। तो आप बताइए अगर 16 को हम n मानते हैं तो 14 क्या होगा, n-2 होगा, और n-2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा। ओके, तो देखिएगा वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है बेसिकली, और प्री लेवल की सीट के दोनों वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम मेंस की जो सीट रहेगी उसके क्वेश्चंस अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हेल्प कीजिएगा। इसके अलावा देखिए अगर आप मैटर की पीडीएफ चाहते हैं तो मैटर की पीडीएफ के लिए आप अपने टेलीग्राम लिंक पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं, थैंक यू।